और इसके अंतर्गत 1875 में जो है कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम के अंतर्गत जियोलॉजिक प्रभाग को जोड़ा गया है। सर्वेक्षण अतीत की चुनौतियों से निपटने और भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। और इसके उद्देश्यों में कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग समझते हैं। पहला इसका उद्देश्य है कि देश की प्राणीजात संसाधनों का अन्वेषण, सर्वेक्षण और प्रलेखीकरण करना। दूसरा इसका उद्देश्य है कि प्राणीजात संबंधी सर्वेक्षण के दौरान एकत्र की गई प्राणी विज्ञान संबंधी सामग्रियों का वर्गीकरणात्मक अध्ययन करना। तीसरा इसका उद्देश्य है देश के प्राणी जगत की संकटापन्न प्रजातियों की सूची बनाना तथा उनकी निगरानी करना। इसका चौथा लक्ष्य है कि राष्ट्रीय जंतु विज्ञान संग्रह का अनुरक्षण और विकास करना। पांचवा लक्ष्य है भारत की प्राणीजात एवं विभागीय पत्रिकाओं का प्रकाशन करना। इस प्रकार से इसके 5 लक्ष्य हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी यानी पर्यावरण शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान BVIER, जिसे हम लोग BVIER कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं। तो BVIER जो है ये शिक्षा और अनुसंधान का एक बहुत बड़ा अनोखा संस्थान है। ये विश्व के जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं और जो संगठन है उनके साथ व्यापक सहयोग के साथ जो है पर्यावरण की नीतियों के निर्माण में सहायता करता है। और एकेडमिक स्तर पे भी जो है ये अभूतपूर्व कार्य के लिए जाना गया है। इसके जो कार्यक्रम है वो बहुत दूरदर्शी और विभिन्न जो स्कूल्स होते हैं जो स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका जो नज़रिया है वो पर्यावरण के प्रति बेहतर करना, उसको और बेहतर तरीके से जागरूकता पैदा करना और भविष्य में जो है इनके संरक्षण में जो है उन जीवों के पर्यावरण के जो भी अभिन्न भाग हैं उनके संरक्षण के विषय में उनको बेहतर रूप से तैयार करना है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि ग्रीन कार्यक्रम जो है ग्रीन कार्यक्रम को प्राप्त करना है। यानी इसमें अगर ग्रीन कार्यक्रम की बात की जाए तो ग्रीन कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है कार्बन की उत्सर्जन मात्रा में कटौती करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, कचरा प्रबंधन एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और सतत विकास जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, इस लक्ष्य को हासिल करना। ये BVIER इसे भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पर्यावरण शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कहते हैं, ये इनके लक्ष्य हैं। अब बात करते हैं CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र CPR EEEC की। इसकी स्थापना जो है वो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार और CP रामास्वामी अय्यर फाउंडेशन द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया था। ये संस्था जो है दक्षिण भारत में पर्यावरण शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास में अग्रणी केंद्र है और अधिक से अधिक लोगों तक जागरूकता और पर्यावरण हितों को बताने के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है। इसके कई सारे लक्ष्य हैं जिसमें मुख्य रूप से यह पर्यावरण जागरूकता को स्कूलों, जमीनी संगठनों और आम लोगों के बीच में प्रसारित करता है। दूसरा इसका लक्ष्य है कि पर्यावरण शिक्षा के लिए कार्य कर रहे शिक्षकों एवं अन्य गैर सरकारी संगठनों को तकनीकी एवं पर्यावरणीय शैक्षिक विकास एवं क्षमता निर्माण में मदद करता है। तीसरा इसका जो लक्ष्य है, जो कार्य है वो ये है कि व्यापक पर्यावरणीय मुद्दों को समझकर उनसे निपटने के लिए नवाचार के द्वारा हल निकालता है ये। और चौथा जो इसका कार्य है वो ये है कि भारत के परंपरागत परितंत्र संरक्षण पर जोर देकर प्राकृतिक संरक्षण और इसके संसाधनों को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से इसके जो दायित्व हैं वो कर रहा है। हम लोग अब बात करते हैं
मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट की काफ़ी चर्चित नाम है। समझते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, जिसे हम लोग MCBT कहते हैं, इसका जो पूरा नाम है वो है मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट तथा सरीसृप विज्ञान केंद्र। यह एक सरीसृप और उभयचर अनुसंधान केंद्र और चिड़ियाघर है जो चेन्नई से दक्षिण में लगभग 40 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ये संस्था केंद्र का एक पंजीकृत ट्रस्ट है। 1972 जो कि वन्यजीव अधिनियम बनाया गया था, उसके तहत जो है मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर भी है ये, जो भारत का उभयचर जीवों के संरक्षण का सबसे बड़ा संस्थान है। यह बैंक जो है ये एशिया का पहला क्रोकोडाइल ब्रीडिंग केंद्र है और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। जहाँ तक कि हम इस विषय में बताना चाहते हैं कि जो घड़ियाल है वो इस समय एक संकटापन्न जीव है। घड़ियाल अब उतनी मात्रा में देखे नहीं जा रहे हैं, यानी इनके अस्तित्व को अब खतरा हो गया है। वर्तमान में कई सारी रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं जिसमें घड़ियाल के लिए एक बेहतर क्लाइमेट, जलवायु न होने के कारण या प्रदूषण की स्थिति के कारण अब उनकी संख्या जो है वो काफ़ी लगातार बहुत तीव्र गति से कम हो रही है, जिसको बचाने के लिए ये बैंक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और कर रहा है। तो हम लोग इसी विषय में अभी चर्चा कर रहे हैं। तो ये बैंक जो है वो पहला क्रोकोडाइल के लिए ब्रीडिंग केंद्र है और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। ये मुख्यतः जो है भारत के मगरमच्छों की 3 संकटग्रस्त प्रजातियों, पहला है मगर क्रोकोडाइल, दूसरा घड़ियाल और तीसरा है एस्चुअरी क्रोकोडाइल। 3 प्रजाति हैं भारत में। पहला है क्रोकोडाइल, दूसरा है घड़ियाल और तीसरा होता है एस्चुअरी क्रोकोडाइल। ये 3 सब भारत में पाए जाते हैं, तीनों संकटग्रस्त स्थिति में हैं। तो इनको बचाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट की जो है स्थापना इन 3 प्रजातियों को मगर क्रोकोडाइल, घड़ियाल और एस्चुअरी क्रोकोडाइल, इन तीनों को बचाने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। और जिस समय ये बैंक खोला गया था उस समय ये तीनों प्रजातियां विलुप्त होने की स्थिति में आ गई थी। अभी फिलहाल ये मगरमच्छ के अलावा जो है वो कछुओं, मेढकों और सांपों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। उनके ऊपर भी ये शोध कार्य कर रहा है, उनको बचाने के लिए प्रयासरत है। अब हम लोग बात करते हैं, हमने बात किया था कि मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट क्या करता है और उसका क्या रोल है, क्यों उसको तैयार किया गया, क्यों उसका निर्माण किया गया, क्यों उसकी स्थापना की गई और कैसे काम करता है, वर्तमान में क्या उसके लक्ष्य हैं और किस पे काम कर रहा है। अब बात करते हैं 7वें नंबर पे, जो कि सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक जो इतिहास है वो केंद्र है। ये कोयम्बटूर में स्थापित किया गया है, SACON। और इसकी स्थापना जो है वो 5 जून 1990 को ये काम शुरू किया गया और ये एक पक्षियों के विषय में शोध करने वाला संगठन है। बताया जाता है कि ये इसका जो मुख्यालय है ये कोयम्बटूर में है और इसका जो संपूर्ण वित्त पोषण पर जो इसको फंडिंग होती है, जो इसको पैसा मिलता है,
वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा होता है। ये कई उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया था। जैसे पहला, यह जैव विविधता और संकट से संबंधित जो सूचनाएं हैं उसको इकट्ठा करना इसका काम है। यानी इसके कई सारे काम हैं, जिनमें पहला काम ये है कि जैव विविधता संकट जो है उससे संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं इसको इकट्ठा करता है और संबंधित स्थानों को अवगत कराता है। इसकी स्थापना में प्रमुख योगदान जो है वो पक्षी वैज्ञानिक एवं पर्यावरणविद सलीम अली के नाम पर की गई है, जिसका नाम से ही समझ में आता है कि सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र जो है। और आज वर्तमान में ये संगठन पक्षियों के संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के साथ साथ जैव विविधता संरक्षण के लिए भी आवश्यक तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान कर रहा है। तो हमने देखा कि पहले क्रोकोडाइल के संबंध में मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट काम कर रहा था। उसके पहले स्कूल कॉलेजों में जो है वो यूनिवर्सिटी भारतीय विद्यापीठ। तो हम चर्चा किए कि इस तरीके से ये कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं। तो अब हमने चर्चा किया सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र प्राकृतिक इतिहास केंद्र क्या करता है, कैसे फंडिंग करता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी इंडिया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसे हम लोग WWF इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना जो है वो 27 नवंबर 1969 यानी 1969 को हुआ था। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में कार्य करता है, यानी ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। और इसका उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण में ह्रास को रोकना और प्रकृति के साथ मानव जीवन को सौहार्दपूर्ण बनाना है। जो हमारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो इंडिया का ये ट्रस्ट है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि जो पृथ्वी के जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके ह्रास को रोकना और प्रकृति के साथ जो मानव जीवन है उसको सौहार्द तरीके से बनाए रखना। 1987 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया संरचना को नया रूप दिया था और ये संस्था प्राकृतिक पर्यावरण और पृथ्वी पर जीवों के संरक्षण के लिए 40 वर्षों से ज़्यादा समय से कार्य कर रहा है। ये संस्था एक चुनौतीपूर्ण, रचनात्मक, विज्ञान आधारित संगठन है और जो WWF है इसका जो काम है ये जो है ये इसकी जो मदर जो संस्था है वो वर्ल्ड वाइड फंड जो है WWF, ये अलग अलग देशों में काम करता है। इंडिया में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के नाम से काम कर रहा है। इसके पहले WWF जो है वर्ल्ड वाइड फंड जो काम कर रहा था, ये बहुत ही ये इसका मदर संस्था है। WWF के साथ जो इंडिया है वो प्रजातियों की उत्तरजीविता और उनके आवास, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण शिक्षा के मुद्दे को चिन्हित करता है और उनके संरक्षण के लिए कार्य करता है। WWF इंडिया के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे कि पहला है ये है कि विश्व की जो जैव विविधता है उसका संरक्षण किया जाए। दूसरा उद्देश्य ये है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि गैर परंपरागत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ही ज़्यादा से ज़्यादा हो और वही संपोषणीय है। तीसरा और इसका आखिरी लक्ष्य ये है कि जो प्रदूषण है उसमें कमी की जाए और अनावश्यक उपभोग में कटौती को बढ़ावा दिया जाए। ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया का 3 उद्देश्य है। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान के, जिसे हम लोग WII कहते हैं।
यानी वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की निगरानी में कार्य करता है और ये एक स्वायत्त संस्था भी है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। आज WII यानी भारतीय वन्यजीव संस्थान एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो चुका है, यानी बहुत ही चर्चित है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो कि वन्य जीव अनुसंधान और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और अकादमिक यानी एकेडमिक कोर्स संचालित करता है। ये पूरे देश में जैव विविधता के मुद्दे से संबंधित अनुसंधान कार्यक्रम ही चलाता है। वन्य जीव और जैव विविधता के साथ ही संकटपूर्ण प्रजातियां, वन्य जीव नीति, वन्य जीव फॉरेंसिक, परितंत्र विकास, आवास परितंत्र एवं जलवायु परिवर्तन इसके प्रमुख अनुसंधान के क्षेत्र बनाए गए हैं। WII के पास अनुसंधान से संबंधित संसाधन यानी फैसिलिटी भी है, जिसमें फॉरेंसिक, रिमोट सेंसिंग तकनीकी और भौगोलिक सूचना तंत्र जिसे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे GIS कहा जाता है, लेबोरेटरी, हर्बेरियम और इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। यही संस्थान भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। WII भारतीय वन्यजीव संस्थान। अब बात करते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण की, FSI जिसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं। यह भी संस्था जो है वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक संगठन है और ये नियमित अंतराल में देश के वन संसाधनों के मूल्यांकन का काम करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण जून 1981 में इसे जून 1981 में इसको स्थापित किया गया था, यानी जिसे प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज PISFR जिसे हम लोग कहते हैं प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज का स्थान लिया। यानी 1981 के पहले प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज था और 1981 में ये भारतीय वन सर्वेक्षण का रूप ले लिया। भारत सरकार जो है इसे 1965 में फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा जो भी प्रायोजित कार्यक्रम थे, देश के चयनित क्षेत्रों में कास्ट आधारित यानी लकड़ी आधारित जो उद्योग थे उनकी स्थापना के लिए कच्चे माल की उपलब्धता का पता लगाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। 1976 में अगर बात करें तो जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें राष्ट्रीय कृषि आयोग ने व्यापक वन संसाधन सर्वेक्षण के माध्यम से नियमित अंतराल पर देश के युक्त आंकड़ों का संग्रह करने के लिए राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संगठन के गठन की सिफारिश की थी। जून 1981 में यही जो है PISFR जिसे हम लोग प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज कहते हैं, इसका स्थान भारतीय वन सर्वेक्षण FSI ले लिया। इसके कार्यों की अगर बात की जाए, इसके मुख्य कार्यों की बात की जाए FSI की, तो इसका जो मुख्य कार्य है वो जैसे कि भारतीय वन्यजीव सर्वेक्षण के बारे में बताया गया कि इसका मुख्य कार्य क्या है, वैसे ही भारतीय वन सर्वेक्षण का भी मुख्य कार्य है। इस कार्यों में पहला कार्य ये है कि जो सुदूर संवेदी प्रौद्योगिकियाँ हैं उनका प्रयोग किया जाए और उनके प्रयोग करते हुए द्विवर्षीय वन क्षेत्र मूल्यांकन, वनों तथा वनों के बाहर के वृक्षों की सूचना तैयार करना,
उसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल होंगे। आंकड़ों का रखरखाव करना, विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण और सूचियां तैयार करने के लिए कार्य पद्धति बनाना, प्रशिक्षण और विस्तार एवं परियोजनाएं और परामर्श देना, ये इसके लक्ष्यों में कार्यों में शामिल है।